हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित एक एकांकी, जो बहुत ही चर्चित एवं प्रसिद्ध एकांकी है, जिसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। इस एकांकी के प्रमुख पात्रों में एक लड़की है जिसका नाम है उमा। लड़की के पिता हैं जिनका नाम है रामस्वरूप। लड़की की माँ है जिसका नाम है प्रेमा। एक लड़का है जिसका नाम है शंकर। गोपाल प्रसाद लड़के के पिता, और एक नौकर है जिसका नाम है रतन। वीडियो में जाने से पहले यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मेरी आवाज में सुनिए जगदीश चंद्र माथुर की प्रसिद्ध एकांकी रीढ़ की हड्डी। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अबे धीरे धीरे चल, तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। बिछा दूं साहब? और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बन रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब? और यह पसीना किस लिए बहाया है? हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं। कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर, यूं, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज पोश ठीक करते हैं। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब श्री राम स्वरूप दोनों की तरफ देखने लगते हैं। मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। धोती? हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? यही तो कह रहा था रतन। क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। अच्छा जी, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। और दरी दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला, और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा आती है। लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। तो प्रेमा कहती है, तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना ज़माना अच्छा था।
आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो श्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो श्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। रामस्वरूप कहते हैं ग्रामफोन बाजा होता है ना? क्यों? 2 तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। हटो भी, तुम्हें ठिठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। तो क्या हुआ? तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। रामस्वरूप कहते हैं न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे पाउडर का कारोबार चलता है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो। रामस्वरूप बात काट कर चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करेगी। अच्छा बाबा, मैं न बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो। ना सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे। और नाश्ता तो तैयार है ना? रतन का आना। आ गया रतन, इधर ला, इधर। बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो ज़रा उधर से। चद्दर बिछाते हैं। नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी है, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी। मगर हाँ, मक्खन, अरे मक्खन तो आया ही नहीं। क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। यहाँ का काम कौन ज्यादा है? कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया। नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज़ खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए, ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है कि इनकी दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। और लड़का? बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। BSc के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी, बाबूजी, क्या है? कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर जाता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सादगी देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है। उसके कपड़ा
जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। उह, यह बाजा वह नीचे ही रख गया है कमबख्त। तुम जाओ, मैं रख देता हूँ, जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक। आई है, आई है। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना, आंखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खींच निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। अपने दोनों हाथ मलते हुए, हाँ हाँ, इधर तशरीफ़ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेंत गिर पड़ता है। यह बेंत लाइए, मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। हाँ 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 हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ़ तो नहीं हुई? गोपाल नहीं, कांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। हाँ 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 हाँ, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ़ तो दी? अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। तो आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा? जी, यही कोई साल 2 साल। साल 2 साल? हाँ 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 जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसे की वैसी ही भूख। कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थीं जनाब। वह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी मलाई आती थी, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी, अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या कभी क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल कि कोई कह जाए कि लड़का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोरते हैं। जी हाँ, उस ज़माने की बात ही दूसरी थी। हाँ हाँ हाँ। गोपाल जोशीली आवाज़ में, ओ पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेज़ी लिखता था फर्राटे की। आजकल एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। जी हाँ, यह तो है ही। माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है अपने को ज़ब्त करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, जी हाँ, यह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। हाँ। एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बात हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस? बीजी, ओह अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए, उठते हैं। यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ़ कीजिएगा ज़रा, अभी हाजिर हुआ। अंदर जाते हैं। थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती। पता चले लड़की कैसी है। जी, कुछ खंकार कर इधर उधर देखता है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। झुककर क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने आए हो? कसर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए।
मेज पर रख देते हैं। आखिर आप माने नहीं, चाय प्याले में डालते हूँ। आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जाए क्या रहेगा। कहते तो आप सही हैं, प्याला पकड़ाते हैं। सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। चाय पीते हुए सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। शंकर को प्याला पकड़ाते हो, वह क्या? खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढंग हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी ना था। तश्री गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायती ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राज़ी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। और जायचा तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना? क्या? यही पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है, औरत की नहीं। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी ही चीज़ों में से एक है। रामस्वरूप शंकर से, चाय और लीजिए। धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद, आप? बस साहब, अब तो खत्म ही कीजिए। आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे। क्या बताएं, वह मक्खन। गोपाल, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं था। और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं। हाँ 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 हाँ,
मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर ज़रा ज़ोर से, अरे ज़रा पान भिजवा देना। कहिए, सिगरेट मंगवाऊँ? जी नहीं। पान की तशरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। रामस्वरूप, हाँ हाँ यही, हाँ हाँ आपकी लड़की है, लाओ बेटे पान मुझे दो। उमा पान की तशरी अपने पिता को देती है। उमा पान की तशरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप जरा सक पकाकर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखती आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल, हूँ, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का एक मशहूर गीत, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेमती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छी गाती है, अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। अभी ठहरो बेटी, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा, चुप। रामस्वरूप, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। वह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। गोपाल, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम भी जीते हैं? उमा चुप है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सक पकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल से, हाँ, ज़रा शर्माती है, इनाम तो उसमें। गोपाल ज़रा रूखी आवाज़ में, ज़रा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज दिखती है। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीदते हैं। गोपाल ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। शंकर, बाबूजी चलिए।
गोपाल, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा, उमा। गोपाल खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी, कहाँ है? मैं चलता हूँ। छड़ी ढूंढ कर उठाते हैं। बीए पास, बुफ, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन, बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुआंसूपन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है और उसकी हंसी सिसकियों में तब्दील हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा, उमा, उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन, बाबूजी, मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है।